हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया मांगा जिसका नाम है दिस इमोर्टल कल्टीवेशन हैक विल शॉक यू। तो बिना किसी बकवास करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चेंगवांग रिलम के अंदर डोंगुआन कॉन्टिनेंट की किन्यून सेट को दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि घमासान युद्ध चल रहा है डेमन क्लाउड सेट और किंगून शॉर्ट सेट के बीच में। फाइट के बीच में डेमन क्लाउड सेट के लोग किंगून शॉर्ट सेट को लोगों को पीटते हुए बोलते हैं, अबे साले तुम लोग इतने कमजोर हो, मुझे पता ही नहीं था। जो सुनकर किंगून शॉर्ट सेट का एक डिसेबल बोलता है, कमजोर होगी तेरे बाप, तू और कुछ देर रुक तो सही, क्योंकि जब मेरा सीनियर ब्रो यहाँ पर आएगी तब तुम लोग देखना कैसे हो तुम सभी को गाजर मूलियों की तरह काट के फेंक देता है। जो सुनकर डेमन क्लाउड सेट का वो लोग बोलता है, जब तुम्हारा सेट का इलेट डिसेबल भी कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारा सीनियर ब्रदर हमारा घंटा कुछ उखड़ पाएगा। ये बोलकर डेमन क्लाउड सेट के लोगों ने उनके ऊपर अपना स्पिरिचुअल बॉडी से एक बहुत बड़ी फिस्ट अटैक कर देता है। वो अटैक उन सभी को लग पाता उससे पहले एक बंदा आके उस अटैक को रोक लेता है, जो कि असल में हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम हुआ किंगयून है। लेकिन तब भी हमें डेमन क्लाउड सेट का उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने हमले को बेकर जाते हुए देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके ऊपर हमारा एमसी अपना शॉट से एक स्लैश मारता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होता है कि उस एक स्लैश अटैक में उनकी अटैक के साथ साथ उन सभी का खेल भी खत्म हो जाता है, जिसे देखकर किंगयून शॉर्ट सेट का उन सभी डिसाइपल बोलता है, क्या ही तो शॉर्ट टेक्निक था यार, सीनियर ब्रदर आपने ऐसा शॉर्ट टेक्निक कहाँ से सीखा है, क्या ही तो पावर थी ब्रदर। लेकिन तब भी हमें डेमन क्लाउड सेट के लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से सिर्फ एक बंदा जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी भी खत्म हो जा रहा है। लेकिन वो बंदा बहुत ही चालाकी से अपनी सोल फॉर्म में वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ लेता है और बोलता है, साले तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से बहुत तेजी से भागने लगता है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, साले तू भाग के कहाँ जाएगा। ये बोलकर हमारा एमसी अपना अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उस पर अटैक करता उससे पहले वो वहाँ से पतली गली निकल के भाग जाता है, जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर एक डिवाइस को बाहर निकलता है और उस पर भागने की स्पीड चेक करने लगता है। कुछ देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जो हुआ सो हुआ, जाने दो उसे। फिर हमें पता चलता है असल में हमारा मेन कैरेक्टर को एक मिशन दिया गया है, जिसके अंदर उसे अपने सेट का कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आया है। लेकिन तब भी हमें किंगयून शॉर्ट सेट के लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग बोलता है, क्या ही तो हमारा सीनियर ब्रदर है, ये तो बहुत हैंडसम है और उसके साथ साथ बहुत ताकतवर भी, और वो अटैक भाई क्या ही तो ताकतवर अटैक था। जो सुनकर उन लोगों की साइड से एक डिसेबल बोलता है, तुम लोग नहीं जानते सीनियर ब्रदर पुआ ने 9 लॉ को कल्टीवेट कर रखा है, जिस वजह से उनकी ताकत पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
जिन बातों को सुनकर उन सभी डिसेबल बहुत हैरान हो जाता है। तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है यहाँ पर तो सारे काम खत्म हो गया, तो अब मुझे चलना चाहिए। और यहाँ पर इस चैप्टर का द एंड हो जाता है। और चैप्टर 2 भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें सीन चेंज करके किंग शॉट सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किंग शॉट सेट की डिसेबलों को दिखाया जाता है, जो सब लोग बहुत जोरों शोरों से अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। और हमारा एमसी उन लोगों के पीछे एक पेड़ के नीचे सो रहा है, जो देखते हुए तब भी ट्रेनिंग के बीच में एक डिसेबल बोलता है, ये लेजी बंदा फिर आ गया, डैम इट, ये बंदा कैसे इस सेट का ट्रू डिसेबल बन गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि होड़ गोली लेते हुए अपना नींद से उठते हुए बोलता है, कल रात बहुत देर से सोने की वजह से मुझे उठने में लेट हो गया है। और तब भी राइटर हमें हमारा मेन कैरेक्टर के बारे में बताता है, जो कि असल में इस दुनिया से नहीं है, जो कि असल में पृथ्वी पर रहने वाला एक बंदा था। और वो पृथ्वी पर जिस ऑफिस में नौकरी करता है, उस ऑफिस का बॉस हमारा एमसी को इतना ओवर टाइम कराता है कि हमारा एमसी काम करते करते एक दिन मर जाता है। और वो इस दुनिया में दोबारा एक लड़के की बॉडी में जन्म लेता है, जो कि किंग शॉट सेट का एक हम्बल डिसेबल था, जिस वजह से उस सेट का डिसेबल हमारा एमसी को बुली करता था। और तब भी हमें सीन चेंज करके प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी के पीछे से एक डिसेबल आके बोलता है, सीनियर ब्रदर, आपको सेक लीडर बुला रहा है और वो आपसे कल के मिशन के बारे में पूछना चाहता है। जो सुनकर हमारा एमसी बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक बातों का ध्यान रखना, कल के बारे में किसी को बताना मत तुम। और हाँ, अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखा दूंगा। जो सुनकर वो डिसेबल बोलता है, ठीक है सीनियर ब्रदर, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। और तब भी हमारा मेन कैरेक्टर वहां से उड़ के चला जाता है। फिर सीन चेंज करके हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आके पहुंच जाता है। और तब भी राइटर हमें उस मंगा का कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में बताता है, जो कि 6 लेवल में डिवाइडेड है। फर्स्ट रिफाइनिंग स्टेज, सेकेंड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, थर्ड सोल कन्वर्जेंस स्टेज, फोर्थ स्पिरिचुअल रिलम, 5 पर्पल चॉइस रिलम, 6 ट्रांसजेंडर्स रिलम। और हर एक इसके अंदर 9 लेवल है। उसके बाद हमें सीन चेंज करके हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर के पैलेस के अंदर सेक्ट लीडर के सामने पहुंच जाता है। और तब भी हमें किंग शॉट सेट का लीडर के बारे में बताया जाता है, जिनका नाम वेंजेन होता है। और उनकी लेवल ट्रांसेंडेंस रिलम के 6 लेवल पर है, जो कि इस कंटिनेंट का सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। और उन्हें लोग शॉर्ट गॉड ऑफ पिनियन भी बुलाता है। और तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट लीडर को बोलता है, गुड मॉर्निंग सेक्ट लीडर। जो सुनकर सेक्ट लीडर गुस्से से बोलता है, लिटिल ब्रेट, क्या तुम भूल चुके हो तुम किसके सामने खड़े हो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबरा जाता है और वो अपने पास से एक बॉक्स को बाहर निकलते हुए बोलता है,
सेक लीडर, मैं आपके लिए ये यूनसिंटी का पत्ता लेके आया हूँ जो कि आपके कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो सुनकर सेक लीडर हमारा मेन कैरेक्टर को मस्का लगाते हुए बोलता है, बहुत दिन हो गया है इसे देखे हुए। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, मैं जानता था साले साले को कैसे लाइन में लाना है, लेकिन तब भी हमें सेक लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस बॉक्स को अपने पास में रखते हुए बोलता है, मैं तो भूल ही गया था मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ, और बताओ कल के मिशन का क्या बना है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पास से एक गोला बाहर निकलते हुए बोलता है, उन लोगों के पास से मुझे सिर्फ ये गोला मिला है। जिसे देख के सेक लीडर हैरान होते हुए बोलता है, ये तो ब्लड सोल पिरल है। लिटिल ब्रेट, क्या तुम्हें इस पिरल के बारे में कुछ पता है? ये पिरल डेमन क्लाउड सेट की है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नो नो नो, मैं नहीं जानता ये क्या है और मैं इस बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता और जानना भी नहीं चाहता, और आपका काम खत्म हो गया तो अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने मन में बोलता है, सॉरी सेक लीडर, मैं आपको इस बारे में कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं पीसफुल लाइफ गुजरना चाहता हूँ, ना कि इन सभी मसलों में पड़ के अपने लाइफ को खराब करना। और तब भी सेक लीडर हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, रोको लिटिल ब्रेट, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मुझे तुमसे और भी कुछ पूछना है। तुम सेट के 2 डिसाइपल हो, लेकिन तुम शॉर्ट प्रैक्टिस में क्यों नहीं आते हो? क्या तुम जानते नहीं हो तुम्हारा ऐसा करने की वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिल सकता है? जिन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या सच में मुझे सज़ा मिलेगा? तो आप मुझे 2 डिसेबल से इनर डिसेबल बना दीजिए, ये बहुत अच्छा सज़ा है। जो सुनकर सेक लीडर बोलता है, मैंने तो इसे डराने के लिए इन सब बातों को बोला, मुझे क्या पता था ये मेरे जाल में मुझे फंसा देगा। और तब भी सेक लीडर इरिटेट होते हुए बोलता है, तुम्हें इनर डिसेबल नहीं, मैं तो तुम्हें एल्डर बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। जो सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तब भी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देता है, ग्रेटिंग सेक लीडर एंड सीनियर ब्रदर हुआ। जो सुनकर वो दोनों पीछे मुड़ता है और बोलता है, ओह, तो ये तुम हो जियान सिन, जो कि किंग यून शॉर्ट सेट का 2 डिसेबल की हेड है, और वो इस सेट का सबसे खूबसूरत लड़की है। इसके साथ साथ वो बहुत पावरफुल भी है क्योंकि वो बहुत यंग एज में ही पर्पल चॉइस रिलाम की 4th लेवल पर है, और वो इसी कारण और इसी वजह से वो सेट का फ्यूचर लीडर भी बन सकता है। और तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर की रैंक के बारे में बताया जाता है, जो कि 2 डिसेबल की लिस्ट में 55 पोजीशन पर है, जो कि लास्ट प्लेस है। और तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर के लेवल के बारे में बताया गया है, जो कि असल में इस 5th प्लेस रिलम पर है। और तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जियांग को ज्ञान फैलने लगता है और बोलता है, हमें ब्रेक थ्रू से ज़्यादा हमारे फाउंडेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जितना अच्छा होगा हमारा लेवल उतना ही परफेक्ट होगा। और भी बहुत सारा ज्ञान हमारा मेन कैरेक्टर उसे फैलने लगता है। जिन सब बातों को सुनकर जियांग शॉक होते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर,
आप कल्टीवेशन के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन तब भी उन लोगों की बातों के बीच में से एक लीडर बोलता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर किस लिए बुलाया है, क्या तुम जानते हो? क्योंकि कुछ हॉल मास्टर मिलकर मुझसे कुछ मांग रहा है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या? तब भी सेक लीडर हमारा मेन कैरेक्टर को जवाब देते हुए बोलता है, तुम दोनों को मिलकर सेट की हर एक डिसेबल की कल्टीवेशन में मदद करना होगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सेक लीडर आप मजाक कर रहे हो ना? सेक लीडर बोलता है, नहीं ये सच है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं मैं हर हाल में इस काम को नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। तब भी सेक लीडर बोलता है, अगर तुमने इस काम को किया तो तुम्हें 3 दिन का छुट्टी मिलेगा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या 3 दिन का छुट्टी? तो देरी किस बात की? आप मुझे इस मिशन का सारा डिटेल्स बता दीजिएगा और लोकेशन भेज दीजिएगा, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सेक लीडर अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इस चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 3। तो बिना किसी बकवास करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली चैप्टर में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर सेट की लोगों को कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए राजी हो गया था। तो इस चैप्टर में की शुरुआत में हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब भी हमारा मेन कैरेक्टर कुबासा लेते हुए जियान की तरफ जाने लगता है और उसे बोलता है, जूनियर सिस्टर आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर अपने यहाँ पर आने में 1 घंटा देर लगा दी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें लेजी फील होगा। ये सुनने के बाद जियान उसे बोलता है, कल्टीवेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आपको पावरफुल बना सकता है। मैं यहाँ पर दोपहर में आई थी और अब तक मैं 2000 शॉर्ट स्ट्राइक लगा चुका हूँ और मैं स्पिरिचुअल रिलम की होके मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह सो रहे थे। इतना बोलने के बाद जियान उसकी तरफ घूरने लगता है, जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वापस आने के बाद मेरी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस है मैं उसे 2 गुना कर दूंगा। और वो अपने मन में बोलने लगता है, ये मुझसे छोटे होने के बावजूद भी ये मुझे क्यों डांटते रहते हैं। तब भी जियान कहते हैं, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जियान हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है, आप इस मिशन के बारे में क्या सोचते हैं? फिर हमारा एमसी उसे कहते हैं, सेक लीडर ने हमें टियानो विलेज के अंदर जो लोग मिसिंग हुई है उन लोगों के बारे में पता लगाने के बारे में भेज रहा है, जो कि क्यूंजी सिटी की ब्लड सेक्रीफाइस फिल्म की काफी पास में है। मुझे शक है उन लोगों की मिसिंग के पीछे डेमन क्लाउड सेट का हाथ है। जो सुनकर जियान उसे कहता है, सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करिए, आप अभी भी 6th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पैलेस रिलम पर हैं, मैं आपकी रक्षा जरूर करूँगी। ये सुनने के बाद हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
और हमारा एमसी अपने मन में बोलता है, मुझे पता नहीं था जियान मेरा इतना प्यार करता है और मुझे इस मिशन को जल्दी खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद 3 दिन तक सिर्फ मैं मजा करूंगा। फिर कुछ देर बाद हमें टियानो माउंटेन रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आने के बाद जियान हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, चलिए सीनियर ब्रदर, पहले हम इन गांव के लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं। लेकिन हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने पॉकेट में से घड़ी को निकालता है और टाइम देखने लगता है, जो देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन हमारा एमसी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उल्टी गिनना शुरू कर देता है। 5 4 3 2 1। इतना बोलने के बाद हमारा एमसी बोलता है, फाइनली 5 बज चुके हैं, और वो वहां से भाग के जाने लगता है और भाग के जाते हुए जियान को बोलता है, मेरी रेस्ट करने का टाइम हो चुका है और तुम उन गांव के लोगों से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें एनजियन होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी आ चुका है और वो होटल के अंदर जाते हुए मैनेजर से पूछता है, क्या मुझे एक रूम मिलेगा? ये सुनकर होटल का मैनेजर हमारा एमसी को रूम का चाबी देता है, लेकिन चाबी को लेते हुए हमारा एमसी का नज़र उसके हाथ में लगी हुई टैटू पर पड़ता है, जो देखकर हमारा एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है। लेकिन वो इन सब बातों को साइड में रखते हुए बोलता है, अब मेरा आराम करने का टाइम आ चुका है। इतना बोलने के बाद हमारा एमसी अपने रूम में जाके सो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है, जो सुनकर हमारा एमसी नींद से उठ जाता है और बोलता है, ये आवाज़ तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रहा है। फिर हमें उस मैनेजर के सामने जियान को दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि होटल में रहने के लिए कोई कमरा बचा ही नहीं था। लेकिन तब भी हमारा एमसी पीछे से कहता है, जियान, मैनेजर ने बोला है होटल फुल हो चुका है, तो तुम बहस क्यों कर रहे हो? जिस आवाज़ को सुनकर जियान हैरान होकर बोलता है, सीनियर ब्रदर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर हमारा एमसी मैनेजर से पूछता है, अगर जियान मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? जो सुनकर होटल का मैनेजर बोलता है, कोई बात नहीं, आप दोनों एक साथ रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन जियान ये सुनकर शॉक होकर बोलता है, सीनियर ब्रदर, हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे? फिर हमारा एमसी बोलता है, अगर तुम रास्ते में सोना नहीं चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। जो सुनकर जियान शर्माते हुए उसके पीछे चलने लगता है और वो जाते हुए बोलता है, हम दोनों क्या कोई गलत करने आए हो क्या? तो मुझे इतना शर्म क्यों आ रहा है? और अगर सीनियर ब्रदर कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा होगा तो मैं उसे पेल दूंगी। फिर हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा एमसी और जियान बैठ के बातें करने लगता है और हमारा एमसी जियान को पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? अगर नहीं खाया है तो तुम ये खा सकते हो। जो सुनकर जियान एटीट्यूड के साथ बोलता है, सीनियर ब्रदर, हमें हमारा कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सभी बेकार कामों पे अपना टाइम वेस्ट करना। वो ये सब बातें बताने लगती है, लेकिन तब भी हमारा एमसी उसके मुंह में खाना डूस देता है, जिस वजह से जियान ब्लास्ट करने लगता है
और वो जैसे खाने को टेस्ट करता है वो जन्नत में पहुंच जाता है। लेकिन तब भी वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, आप मेरे ऊपर अटैक करने के लिए खाने के इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो सुनकर हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम्हें ये खाने अच्छा नहीं लगा? जो सुनकर जियान बोलता है, नहीं, खाना तो अच्छा था, लेकिन ये खाना हमारी कल्टीवेशन में कोई मदद नहीं करता, इसलिए इसे नहीं खाना ही बेटर है। अगर हम ये खाना पीना छोड़ दे तो हमारा कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा क्या? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। और खाना भी एक तरह से कल्टीवेशन में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि खाना खाने की वजह से हमारा माइंड एंड विल शार्प हो जाता है और उसके बाद हमारा एमसी उसे काफ़ी ज्ञान की बात पेल देता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज्ञान फैलना खत्म होने के बाद जब हमारा एमसी जियान को देखते हैं, वो काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही ज्ञान फेंक दिया है। और तब भी जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर, अब मैं सब कुछ समझ गई। अपने डिजायर का सामना करके फिर हमें छोड़ के हमारा क्लियरिटी के पीछे पड़ सकता है और हम इनसाइड की एलाइटमेंट को पा सकते हैं। इतना बोलने के बाद वो उन सभी फूड को खाने लगता है, जो देखते हुए हमारा एमसी सदमे में चले जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या समझ गए और तुम जल्दी से ये खाना रोक। लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। फिर हमें हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बेड पर ले जाता है और वो जियान से बोलता है, तुम नीचे सो जाओ। जो सुनकर जियान बोलता है, आप सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि मैं कल्टीवेशन करने वाला हूँ। और उसके बाद हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी सो रहा है और जियान कल्टीवेशन कर रहा है। तब भी उन लोगों के कमरे के बाहर एक अनजान आदमी आ जाता है और बोलता है, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। इतना बोलने के बाद वो अपने पास से एक अगरबत्ती को बाहर निकलता है और हमारा मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर लगा देता है। इसके साथ ही आज का चैप्टर खत्म हो जाता है और अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 4। तो बिना किसी बकवास करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली चैप्टर में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक कमरे के बाहर कोई अनजान शख्स एक अगरबत्ती को जला देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उस अगरबत्ती को दिखाया जाता है, जिसका धुआं हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे में जा रहा है, जहां पर बैठ के जियान कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब भी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, ये अजीब सा दुआ क्या है? तब भी वो काफी हैरान होते हुए बोलता है, इस दुआ के अंदर तो पॉइजन मिक्स हुआ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस दुआ की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, सीनियर ब्रदर, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जियान को देख रहा है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। फिर हमें सीन चेंज करके उस होटल की मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी के सामने झुकते हुए बोलता है, माय लॉर्ड,
मैंने किंग यून शॉर्ट सेट की डिसेबल को अपने स्पीड सेपरेशन इंसेंस को यूज करते हुए बेहोश कर दिया है। उन दो डिसेबलों में से एक का नाम जियान है, जो कि किंग यून शॉर्ट सेट का ट्रू डिसेबल है, और दूसरे डिसेबल के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन जियान उसे सीनियर ब्रदर बोल के पुकारता है। ये सुनने की बाद वो सामने वाला आदमी बोलता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम उन लोगों को बेहोश कर पाओगे। जहाँ पर बात रही उस सीनियर ब्रदर के बारे में, उसे तो मैं भी नहीं जानता। शायद वो कोई कमजोर सा लड़का होगा, जिस वजह से हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुनने के बाद होटल का मैनेजर उसे बोलता है, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है, क्योंकि आपने मुझे जो पनिशमेंट दिया है उस वजह से वो लोग मुझे सेंस नहीं कर पाया। जो सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। जो सुनकर वो होटल का मैनेजर बोलता है, माय लॉर्ड, मेरा वाइफ और मेरा बच्चा कहाँ है? जो सुनकर वो आदमी बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अब भी उन लोगों के पास भेज देता हूँ। इतना कहने के बाद वो आदमी उस होटल के मैनेजर के ऊपर एक अटैक करके उसे मार देता है। उसे खत्म करने के बाद वो आदमी बोलता है, जो फाइनल सेक्रीफाइस है वो पूरा होने वाला है। इतना बोलने के बाद वो अपने दो मेंबर को बोलता है। उन लोगों में से एक का नाम नंबर 3 और दूसरे का नाम नंबर 4। फिर वो आदमी उन दोनों से कहता है, जल्दी से जाओ और वो दोनों डिसेबल को मेरे पास लेके आओ। फिर हमें सीन चेंज करके जियान को दिखाया जाता है, जो कि बेहोशी से जाग रहा है, और उसकी आंखों के सामने हमारी मेन कैरेक्टर बैठा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है, क्या तुम उठ गई हो? हमारी मेन कैरेक्टर को देखने के बाद वो जल्दी से उठते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर, ये जगह काफी डेंजरस है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को देखते हैं, वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे उस पॉइजन की वजह से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और उसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, आखिर तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ? तुम्हारी कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा काम है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे जवाब देता है, मैंने फेटल ब्रेथ का इस्तेमाल किया था, जो कि कल्टीवेशन का स्पिरिचुअल पावर से काफी अलग है, जिस वजह से मेरे ऊपर स्पीड सेपरेशन इंसेंस की धुआं का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जो पर्सन हमको अटैक कर रहा था, उसने कोई हरकत नहीं किया था, जिस वजह से मैंने उस धुएं को खत्म किया और तुम्हें डिटॉक्सिफाइड किया है। फिर वो उस इंसेंस स्टिक को देखते हुए बोलता है, ये तो सच में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो पर्पल चस्ट इनम की 5th लेवल के नीचे जो भी कल्टीवेटर है, वो इस धुआं से बच नहीं सकता। और जियन, तुम अब से कोई लापरवाही नहीं करोगे, तुम्हें अब बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आप अकेले होगे, जिस वजह से आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। फिर जियान हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मुझे बचाने के लिए आपको शुक्रिया सीनियर ब्रदर, और मैं फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहूँगी। फिर हमारे मेन कैरेक्टर जियान को चाय देते हुए बोलता है, तुम इतना भी पोलाइट मत बनो और ये चाय पी लो। और जियान चाय लेते हुए अपने मन में बोलता है, रूमर्स ये है सीनियर ब्रदर एक लेजी और नाकारा डिसेबल है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था
सीनियर ब्रदर सिर्फ कुछ शब्दों की वजह से मेरी कल्टीवेशन एसेंस को समझ पाएंगे और वो काफ़ी सेंसिटिव भी है। और सीनियर ब्रदर की पर्सनालिटी औरों से काफ़ी अलग है और वो देखने में भी काफ़ी हैंडसम है, लेकिन उनकी कल्टीवेशन थोड़ी। रुको रुको रुको, मैं ये किस बारे में सोच रहा हूँ। इतना बोलने की बात जियान काफ़ी शर्माने लगता है, लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर जियान को पूछता है, आखिर तुम्हारी रिकवरी कैसी है। आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है सीनियर ब्रदर, मैं ठीक हूँ। और साथ ही में जियान अपने मन में सोचता है, शायद मैं इसलिए सीनियर ब्रदर के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। तब भी हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि है नंबर 3 और नंबर 4। वो दोनों बहुत तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर और जियन की तरफ आ रहा है और साथ ही में उनकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक लेवल की किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा है। जैसे जियन को उनकी किलिंग इंटेंट महसूस होता है, तब भी वो अपना शॉट को बाहर निकलते हुए उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके साथ जियन हमारा मेन कैरेक्टर को बोलता है, वहाँ से मुझे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। सीनियर ब्रदर, आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सोने के लिए अपने बिस्तर में जाने लगता है और वो जियन को बोलता है, जबकि तुम रिकवर हो चुके हो तब तुम इन दोनों को संभाल लेना। जो देखकर जियन को एक झटका लगता है और वो क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उन लोगों की तरफ जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है, जाने दो इसे। वो दोनों पर्पल चॉइस रीलम पर है और सीनियर ब्रदर अब भी स्पीड प्लेस रीलम पर है, इसलिए मुझे बाहर जाके फाइट करना पड़ेगा, नहीं तो सीनियर ब्रदर खतरे में पड़ जाएंगे। इतना बोलने के बाद जियन उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी शॉट को बाहर निकल लेता है और वो अपनी शॉट से उन लोगों की तरफ एक स्लैश मारता है जो अटैक जाके सीधा नंबर 3 और नंबर 4 से जाके टकरा जाता है, जिस वजह से वो दोनों आसमान से सीधे जमीन में पटक जाता है और वहाँ पर धुआं मिल जाता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हमें नंबर 3 और नंबर 4 को दिखाया जाता है जिन्हें कि उस अटैक से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हमें उन दोनों की सेट के बारे में बताया जाता है जो कि डोंगहुआन कॉन्टिनेंट का 4th सेट है। उन लोगों को देखने के बाद जियन कहता है, ये तो पर्पल स्पीड सेट का 2 डिसेबल है। और जियन उन दोनों से कहता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर किस काम से आई हो। लेकिन जब जियन उन लोगों को घर से देखने लगता है तब भी उसे उन लोगों की आंखों में एक ग्रेज नजर आता है, जिसका मतलब वो दोनों एक ब्लड पॉकेट बन चुका है। इन लोगों की सोल को किसी ने स्पेल से लॉक कर दिया है, जिस वजह से ये लोग पॉकेट बन चुका है। और ये जो स्पिल है वो डेमोनिक सेट के लोग इस्तेमाल करता है और मुझे लगता है जो विलेजर्स गायब हुई हैं उन लोगों के पीछे इन डेमोनिक सेट के लोगों का हाथ है। इतना बोलने के बाद जियन उन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, उनमें से एक का कल्टीवेशन पर्पल सर्च डिनम के 3रे लेवल पर है और दूसरा 4था लेवल पर है। ये बोलने के बाद जियन उनके ऊपर अपना टीम शॉट टेक्निक का क्लीविंग क्लाउड और स्टर्मिंग मून की मदद से अटैक होता है। आज का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 4।
पिछली चैप्टर जहाँ पर खत्म हुई थी, इस चैप्टर की शुरुआत ठीक उसी जगह से होता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियन ने अपना किंग शॉट टेक्निक की क्लीविंग क्लाउड्स और सेवरिंग मून से उन दो लोगों की तरफ अपना अटैक को कर देता है। और वो अटैक इतना ताकतवर था कि उस अटैक के सामने जो भी चीज आ रही थी वो उसे धूल में मिलाते हुए आगे बढ़ रही थी। और वो अटैक सीधा नंबर 3 और नंबर 4 की तरफ जा रही थी। लेकिन वो दोनों अलग अलग होकर जंप करते हुए उस अटैक को डस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो देखने के बाद जियान अपने अटैक को दो भागों में भाग करके उन दोनों की तरफ भेज देता है, जिस कारण से वो लोग इस बार उस अटैक को ध्वस्त नहीं कर पाया था। और वो अटैक सीधा जाके उन लोगों के ऊपर टकरा जाता है, जिस वजह से वो लोग बहुत दूर जाके गिर जाता है। लेकिन तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी डिवाइन सेंस की मदद से उन लोगों को देख रहा होता है। और वो बोलता है जियन भले उस अटैक को अलग अलग करते हुए उन लोगों को हिट करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसकी जो पावर है वो कम हो गया है। और बैटल को डिवाइन सेंस की मदद से देखने का मजा ही कुछ अलग है। लेकिन उन दोनों को हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर हमें उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जियांग की अटैक की वजह से जख्मी होता है। लेकिन तब भी उनमें से एक बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चोट पहुंचाने की। जो देखकर जियान हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये लोग धार्त को फील कर सकता है? इसका मतलब ये दोनों पूरी तरह से ब्लड पपिल में तब्दील नहीं हुआ है। लेकिन तब भी उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जियान के ऊपर अपना अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर वो जियान की तरफ जंग लगाते हुए अपने भाले से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जियान उस अटैक को अपने शॉट से रोक लेता है। फिर भी वो अपने मन में बोलता है, वो कैसे इतना भारी वेपन को इतना आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाता है। और जैसे उन दोनों की अटैक आपस में टकराती है, वैसे उन अटैक की शॉकवेव से जमीन फटने लगता है। तब भी वो दोनों थोड़ा पीछे हट जाता है और वो लड़की बोलता है, आखिर ये कैसी अजीब सी ताकत है, यहाँ तक भी जो मेरे हाथ है वो भी कांप रहा है। और तब भी वो बहुत गुस्से में जियान को अपनी स्टिक से एक हिट कर देता है, जिस वजह से जियान थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, मजाक करने का टाइम खत्म हो गया है, चलो असली लड़ाई को शुरू करते हैं। लेकिन तब भी हमें दोबारा से हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि जियान की तारीफ करते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, तुम इतनी कम टाइम में अपने ओपोनेंट की स्किल को समझ गई हो। लेकिन क्या तुम इन दोनों को संभाल पाओगी? क्योंकि वो दोनों ही ब्लड पपिट है, जिस वजह से उन्हें अपनी इंजरी का कोई फिक्र नहीं है। देखते हैं तुम कब तक उन्हें संभाल पाते हो। लेकिन तब भी हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि मायन में से अपने शॉट को बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि उस शॉट से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकल रहा है, जो देखकर वो लड़की हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, जियन को आगे आने वाला खतरे के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर वो विंडो से आने वाला एक पत्ते को पकड़ते हुए बोलता है, क्या इतना काफी है? फिर हमें बाहर में जियन को दिखाया जाता है, जो कि अपना किंग शॉट टेक्निक की ड्राइंग शॉट आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के की तरफ हमला कर देता है, जिस हमले की पावर इतना ज्यादा होता है कि आसपास का सब चीज धूल में बदलने लगता है। और जैसे वो हमला जाके
उस लड़की के साथ टकराती है और जख्मी होके वहीं पर ही गिर जाता है। और तब भी जियान उसके सामने आके बोलता है, मैंने उसे काबू में कर लिया है और उसके बाद मुझे पता लगाना होगा इन्हें कैसे सही करा जाए। इतना बोलने के बाद जियान वहां से जाने लगता है, लेकिन तब भी वो लड़की अपने पास से एक फैन को बाहर निकलता है और उससे जियान के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और जैसे ही वो हमला जियान के करीब आई, उसे वो हमला महसूस हो जाता है और वो अपने आसपास एक शील्ड को लगा देता है। लेकिन वो हमला जियान की शील्ड को पलक झपकने से पहले ही तोड़ देता है और वो हमला जैसे जियान को लगने वाला था, तब भी कोई चीज आके उस हमले के साथ टकरा जाता है, जिस वजह से उस हमले का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो हमला सीधा जाके पीछे की एक पहाड़ से जाके टकरा जाता है, जिस कारण से वहीं पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिस धमाके को देखकर जियान बोलता है, अगर यह हमला गलती से भी मुझसे टकरा जाता तो मेरा एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से ही खत्म हो जाता। फिर जियान काफी तेजी से उस लड़की के सामने जाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझ पर पीछे से वार करने की। ये कहने की बात जियान उसकी गर्दन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जियान बोलता है, आखिर किसने मुझे बचाया है। फिर हमें वो दोनों लोगों को दिखाया जाता है जिसे कि जियान ने अपने कमरे के अंदर लेके आई होती है। लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर जियान को बोलता है, वह तुमने इन्हें हरा। तब भी जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आपने। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने सारे टाइम पर यहाँ पर लेटा रहा, आखिर क्या हुआ। जियान बोलता है, कुछ नहीं। और वो अपने मन में बोलता है, सीनियर ब्रदर तो अभी भी स्पिरिचुअल पैलेस रिलम की 6th लेवल पर है, आखिर वो कैसे इतना ताकतवर हमला कर सकता है। और सीनियर ब्रदर इनकी ट्रू स्पिरिट अभी भी जिंदा है, इसलिए हमें इन्हें सेक्ट पर ले जाना होगा, क्योंकि इन्हें ठीक करने के लिए हमें एल्डर और डेमन स्लाइंग फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, अगर हमने उन लोगों के ऊपर से पापी टेक्निक को हटा दिया तो इसके पीछे जो भी लोग हैं वो अलर्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोगों की खातिर। और वो अपने मन में कहता है, मेरी छुट्टियों की खातिर अब लगता है मुझे जंग में उतरना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद जियांग अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। ये देखने के बाद जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आप वो करने जाने वाले हो। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं अपना डिवाइन सेंस का यूज करते हुए उन लोगों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जाके उनके अंदर जो ब्लड पपिट है उन्हें बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद जियान बोलता है, सीनियर ब्रदर आप क्या पागल हो गई हो। सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम जैसे कल्टीवेटरों की ट्रू स्पिरिट रहता है। अगर आपसे थोड़ा सा भी गलती हुई तो उसका स्पिरिट तबाह हो सकता है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो अपने दोनों हाथों को उन दोनों के माथे के ऊपर रखता है, जो देखकर जियान और भी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो। क्या आप एक ही टाइम में दोनों की ब्लड को निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हेवेंस के खिलाफ है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, लोगों को बचाना आग बुझाने के समान होता है और एक ही टाइम पर काम करना बहुत ही अच्छा काम है। जो सुनकर जियान उसे कहता है, असली वजह वो नहीं है, असली वजह ये है रास्ता सेफ है या नहीं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज मैं लेके आया हूँ दिस इमोर्टल कल्टीवेशन का एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को सोल कंट्रोल से आज़ाद। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि
वो लड़की अपने आंखें को खोल लेता है और वो अपने सामने अपना साथी लड़के को देखता है और वो लड़का उस लड़की को बोलता है, जीनियो तुम उठ गई हो। तब भी हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जीनियो। तब भी हमें उस लड़के के नाम के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम फेंग है। फिर हमें जीनियो को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और जियान को देख के हैरान हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम लोग किंग यून शॉर्ट सेट का डिसेबल हो ना। जो सुनकर जियान कहता है, हाँ तुमने सही बोला। फिर फेंग जियान को कहता है, सिस्टर जियान किंग यून शॉर्ट सेट के अंदर 2 डिसेबलों की हेड है और उन्होंने हमारी जान को बचाई है। तब भी जिन्यून अपने माथे में हाथ को रख के बोलता है, मुझे धीरे धीरे कुछ याद आ रहा है। हम दोनों को डेमन सेट का एक एल्डर ने अगवा कर लिया था। जो सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, तुम कैसे अगवा हुई हो, क्या तुम्हें कुछ याद है? जो सुनकर जियान हमारे मेन कैरेक्टर को जवाब देते हुए बोलता है, एक हफ्ते पहले हमारे सेठ ने हमें विलेज के अंदर जो लोग गायब हुए उनके बारे में पता करने के लिए भेजा था। फिर कुछ दिन पूछताछ करने के बाद हमें पता चलता है कि डेमन सेट का एक सीनियर इन विलेज के लोगों को अगवा करके उनकी ब्लड को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन कैसे न कैसे उन्हें हम दोनों के बारे में पता चल गया था, जिस वजह से वो लोग हमें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछा दिया था जिसके अंदर हम फंस गए थे। लेकिन हम ये कभी भी नहीं सोचा था वो लोग हमें अपने कंट्रोल में कर लेगी और हम दोनों की जान बचाने के लिए सीनियर सिस्टर आपको शुक्रिया। जो सुनकर जियान कहता है, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं नहीं मेरा सीनियर ब्रदर ने बचाया है। यह सुनकर जिन्यून हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है, शुक्रिया आपको हमारी जान बचाने के लिए, हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है और तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और तब भी जियान कुछ टाइम पहले का सीन याद करने लगती है, कैसे हमारी मेन कैरेक्टर उन दोनों के अंदर से एक ही टाइम पर ब्लड पपिट सीट को निकल लेता है। और तब भी उस ब्लड पपिट सीट को बाहर निकलने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर जियान को बोलता है, मेरा काम खत्म हुआ। जो देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, जो ब्लड पपिट सीट है वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत गहराई में दबा हुआ है और बिना किसी दिक्कत में उसे बाहर निकलना ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ तक भी जो सेट के एल्डर लोग हैं वो भी इस तरह से काम करने के लिए झिझकते हैं। फिर जियान हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या तुमने इस टेक्निक को मास्टर किया है? जिसकी जवाब में हमारे मेन कैरेक्टर जियान से कहता है, कुछ टाइम पहले मैं जब अपना रूम में रेस्ट कर रहा था तब मुझे डिवाइन कॉन्शियसनेस को कैसे मैनिपुलेट करना है उनका इनकम्प्लीट स्कोर मिला है और मुझे ये स्किल काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा है मैं इसे मास्टर करूंगा। जो सुनकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या इनकम्प्लीट स्क्रॉल, क्या ये स्क्रॉल पूरा नहीं है? सीनियर ब्रदर आप आग से खेल रहे हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर जेन्यून से कहता है, मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए मैंने अपना बहुत प्रीसियस मेटल और ट्रेजर को गवाया है और उसकी कीमत लगभग 30,000 हाई ग्रेड स्पीड स्टोन के आसपास है। हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर जियान पूरा सदमे में चले जाती है और वो मुंह फुलाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, आखिर तुमने कब तुम्हारा ट्रेजर और प्रेशियस मेटल गवाया है? और वो लोग इतना भी बुद्धू नहीं है वो आपकी ये झूठी बातों के ऊपर विश्वास करेगी। लेकिन जिन्यून हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को मान जाता है और उसे बोलता है, मैं जब सेक्ट में वापस जाऊंगी तब आपके पैसा आपको लौटा दूंगी। जो सुनने की बात जियन की पैरों के नीचे से जमीन पिसक जाता है
और वो कहता है ये लोग सच में सीनियर ब्रदर की बातों में आ गए। लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ब्लड प्रॉफिट टेक्निक को हटाने के लिए जो परमिशन लगती है उसे बनाने के लिए 50,000 स्पीड स्टोन लगती है, और जो मैंने 30,000 कीमत बताई है वो बिल्कुल सही है। जो सुनकर जियन बोलता है पर्पल स्पीड सेट और कैनियन शॉर्ट सेट के बीच काफी अच्छी दोस्ती है, इसलिए आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर जियन की बातों को इग्नोर करते हुए उन दोनों से पूछता है क्या तुम लोग बता सकती हो तुम्हें जो डेमन सेट के एल्डर ने पकड़ लिया उसके बारे में। फिर जिन्यून हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है उसका नाम मोजुआन है और उसका जो कॉम्बैट पावर है वो उतना भी ताकतवर नहीं है, लेकिन वो परमिशन बनाने में और पॉइजन को इस्तेमाल करने में माहिर है, और हम लोग उसकी पॉइजन एरे में फंस गए थे, इसलिए हम पकड़ गए थे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पिल है जिसकी मदद से तुम लोग 3 घंटे तक पॉइजन से इम्यून रहोगे। क्या तुम तीनों अब इस डेमन सेट के एल्डर को हरा सकती हो। जिसे सुनकर जिन्यून कहता है अगर मैं उसकी पॉइजन से इम्यून हो गए तो मैं उसे कुछ मिनटों में मसल के रख दूंगी। लेकिन वो तब भी शांत हो जाता है और बोलता है हम तीन क्यों सीनियर ब्रदर आप हमारे साथ नहीं आएंगे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है मैंने तुम दोनों को उस ब्लड पपिट से आजाद करने के लिए अपना बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी गवा दिया था, इसलिए मुझे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने के लिए थोड़ी वक्त चाहिए। यह सुनकर जिन्यून और फैंग निराश हो जाता है और रोने जैसे शक्ल बनाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर आप अपने पावर को रिकवर करिए अच्छे से। बात रही उस एल्डर की, उसे हम तीनों मिलके संभाल लेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनकर जियान अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहता है मैं किस पागल खाने में आ गई हूँ। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों उस एल्डर को पकड़ने के लिए जा रही होती है, और जाते हुए जिन्यून एक पिल को बाहर निकलते हुए कहता है क्या ये पिल इतना खास है जिस तरह से सीनियर ब्रदर बताई है। तब भी बगल में से जियन कहता है मुझे सीनियर ब्रदर के ऊपर पूरा भरोसा है। इतना बोलने के बाद वो तीनों उस पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद जिन्यून कहता है ये तो नॉर्मल मेडिसिन से कुछ अलग है, क्योंकि ये मुंह में जाने के बाद आसानी से मेल्ट हो गया है। जो सुनकर फैंग कहता है किसी को उसकी कल्टीवेशन के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। भले ही उसकी कल्टीवेशन लो होगी, लेकिन उसकी ताकत हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन तब भी जियान को कुछ महसूस होता है और वो उन दोनों से कहता है एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जो सुनकर वो दोनों भी रुक जाता है और फैंग कहता है हमने इतनी देर तक ट्रैवल किया है लेकिन हमें अब तक एक भी जंगली जानवर दिखाई नहीं दिया है। जो सुनने के बाद जिन्होंने अपने इस स्टिक को बाहर निकल लेता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब भी उनके आजू बाजू में काफी आंखें अपीयर होता है और एक आवाज आती है जो कहता है तुम लोग मेरी परमिशन में फंस चुके हो। जिसे सुनकर तब भी जियान अपने शॉट को बाहर निकालते हुए उन सभी आंखों की तरफ बहुत सारी स्लैश कर देता है। लेकिन उस हमले के कारण उस आंखों के बदले में पेड़ की टहनियां काट के नीचे गिर जाता है। लेकिन जियान कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जमीन के ऊपर अपने आप ही कीचड़ आने लगती है। जिसे देखकर जियान कहता है आखिर यहाँ पे दलदल कहाँ से आ रही है। ऐसा लगता है जो ब्लैक मड है ये मरे हुए लाशों को रिफाइन करके बनाया गया है और ये परमिशन के साथ कनेक्टेड है। फिर जियान जेन्यून से कहता है क्या तुम उस आदमी को देखा जो अभी भी बात कर रही थी। तब भी पीछे से एक आदमी आके उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रही हो।
और तब भी हमें उस आदमी का चेहरे को देखा जाता है, जो कि असल में वही डेमन सेट का एल्डर है। और वो एल्डर उन सभी की तरफ देखते हुए बहुत ही खतरनाक स्मेल पास करता है। और इस स्मेल के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी डेमन सेट के एंटर को देखा जाता है, जिसे देख के सभी काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम कमीने। फिर वो एल्डर जिनयून और फेंग से कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतनी जल्दी मेरे ब्लड पापिट सीट को बाहर निकल के आजाद हो जाओ। लगता है कि यून शॉर्ट सेट की हेड डिसेबल के पास कोई रेयर सीक्रेट ट्रेजर है, जिसकी मदद से वो मेरी टेक्निक को ओवर पावर्ड कर दिया है। अरे मैं तो ये देख के काफी हैरान। यहाँ पर तो सिर्फ 3 लोग हैं, तुम्हारा चौथा बंदा कहाँ पर है? लगता है वो मेरा नाम सुन के डर गया है। जिसे सुनकर जिनियन को काफी गुस्सा आता है और वो उस एल्डर की तरफ अपना हमला करते हुए बोलता है, हमारा चौथा साथी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम्हें मसलने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, समझे? और जिनियन का हमला काफी तेजी से उस एल्डर की तरफ बढ़ रही थी और उस हमले की शॉकवेव से आसपास का हर एक चीज हिलने लगती है। और तब भी वो हमला जाके सीधा उस एल्डर से टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होती है। लेकिन तब भी हमें जिनियन को दिखाया जाता है, जो कि काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका सो कॉल्ड पावरफुल अटैक को वो एल्डर में अपने 2 उंगली की इशारों से रोक लेता है। और उस अटैक को रोककर वो एल्डर जिनियन से कहता है, क्या यही थी तुम्हारी सो कॉल्ड पावरफुल अटैक? ये तो मुझे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए क्या और कुछ है? अगर है तो वो मुझे दिखाओ। जो सुनकर जिनियन कहता है, चुप हो जाओ और लड़ाई में ध्यान दो। ये बोलने की बात जिनियन अपना इस किक से उस एल्डर की तरफ और एक खतरनाक अटैक को कर देता है, जो देखकर वो एल्डर कहता है, लगाओ अपने और ताकत लगाओ, देखते हैं आखिर तुम्हारा ये अटैक मेरा क्या उखाड़ पाती है। और तुम जैसे राइटियस कल्टिवेटर का यह हमेशा से सपना है, वो हम जैसे डेमन सेट के लोगों को हरा पाए। और तुम लोग इस सपने को हमेशा सच मानने लगते हो। तुम लोग इतने स्टूपिड हो गए, मुझे पता नहीं था। इतना कहने की बाद वो एल्डर अपनी पॉइजन को रिलीज करने लगता है, जो देखकर जिनियन और फेंग घबराते हुए बोलता है, क्या ये वही पॉइजन गैस तो नहीं है? तब भी जियन उस एल्डर की तरफ पीछे से अपना हमला कर देता है, लेकिन वो एल्डर अपना पॉइजन गैस को सामने आके जियन के हमले को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर था कि वो उस पॉइजन गैस को 20 में से चीर देता है, जो देखकर वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और वो हमला जाके सीधा उस एल्डर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो एल्डर हवा में लटकते हुए काफी दूर जाके गिर जाता है, जिस कारण से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और उस जगह पर काफी धुआं फैल जाता है। और उस धुआं की तरफ जिनियन, जियान, फेंग वो तीनों ही काफी गौर से देखने लगती है। लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटती है, हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर नहीं होता, जो देखने की बाद जियान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा हमला मिस कैसे हो गया? लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जियान की चारों तरफ काफी धुआं फैलने लगती है, जिसे महसूस करते हुए जियान कहता है, ये तो पॉइजन गैस है। और तब भी हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी पॉइजन गैस से अपीयर होता और वो अपने मन में बोलने लगता है, ये जियान के पास काफी सारे ट्रिक्स हो सकता है, इसलिए मुझे केयरलेस नहीं होना है। ये बोलने की बात वो एल्डर जियान के सामने आके अपने अंदर से काफी सारी पॉइजन गैस को बाहर निकलने लगती है और वो उन तीनों से मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों को मेरे पॉइजन के अंदर आए हुए 10 सेकेंड से ज्यादा हो गया है, तो अब तुम लोगों की बाँचने का कोई चांस ही नहीं है।
क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे इस डेडली पॉइजन से बच सके। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो एल्डर जब सामने देखता है वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी पॉइजन से जिनियन और फैंग को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देख के वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो तब भी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर से जियन गायब हो चुकी थी। और वो एल्डर अपने मन में कहता है आखिर वो लड़की कहाँ पर है। तब भी जिनियन पीछे से उस एल्डर के ऊपर अपने स्टिक से उसकी पीठ पर बहुत जोरों से दे मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर दर्द से काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगती है और वह आसमान से आके सीधा जमीन पे बहुत जोरों से गिर जाता है, जिस कारण से वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तब भी फैंग भी अपने फैन को बाहर निकालते हुए उस एल्डर की तरफ बहुत सारे हमले को कर देता है और वो सभी हमला जाके सीधा एक की बाद एक उस एल्डर के ऊपर लगने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे धमाका भी होता है। और हम देखते हैं कि इतनी सारे हमले को खाने की बाद वो एल्डर की हालत काफी बुरी होती है और वो एल्डर बार बार खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर वो एल्डर अपने पूरा दम लगा के उठते हुए बोलता है आखिर तुम लोगों के ऊपर मेरे पॉइजन का कोई असर क्यों नहीं हुआ। जिसे सुनकर वो तीनों उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम ये जानकर क्या ही कर लोगे। और तब भी जिन्होंने अपने मन में कहता है सीनियर ब्रदर ने हमें जो डायोस्टिन दी है वो काफी अच्छा है पॉइजन से बचने के लिए। अब हमें इन घटिया डेमोनिक सेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी हमें उस एल्डर को देखा जाता है जो कि बोलता है जो मेरा पॉइजन है वो स्प्लिट सेपरेशन इंसेंस से भी 1000 गुना ताकतवर है और यहाँ तक भी मेरा इस पॉइजन का एंटीडोट भी सिर्फ मेरे पास ही है। आखिर ये लोग कैसे मेरे पॉइजन से इम्यून रह सकता है। मुझे लगता है इन लोगों के पास कोई रेयर सीक्रेट ट्रेजर होगा जिसकी मदद से वो मेरी पॉइजन से खुद को बचा रहा है। फिर हमें जियन को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर जियन अपना किंग शॉट टेक्निक को रेडी करने लगती है। लेकिन तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या ये मेरी आंख है। ये कहने की बात वो एल्डर अपने पैर को जमीन के ऊपर मार के आसमान पर एक छलांग लगा देता है और बोलता है तुमने सही बोला, यही अंत है। इतना बोलने की बात वो एल्डर हेवनली डिफाइन इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और उस परमिशन की एक्टिवेट होने के साथ उन तीनों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगती है और वो लोग कहता है आखिर ये क्या है। जो सुनकर वो एल्डर कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, तुम लोग मेरे परमिशन के अंदर आ चुके हो। तब भी वो एल्डर कहता है नंबर 1 जल्दी से आओ और इन तीनों को खत्म करो। जिस वजह से हम देखते हैं कि उस परमिशन के अंदर काफी कीचड़ एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जो देखकर जिनियन काफी डर जाता है। फिर हमें उस कीचड़ को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है और मॉन्स्टर में तब्दील होने के बाद वो बहुत जोरों से दहाड़ने लगती है, जिसे देखकर जिनियन और फैंग काफी डर जाता है और बोलता है ये तो पर्पल चस्टी नाम की 6th लेवल का एक ब्लड पपिट है। फिर हमें उस ब्लड पपिट को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और जियन उस ब्लड पपिट को सिर्फ घूरने लगती है। और तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है आज तो तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा, चाहे तुम जो कर लो। और तुम्हारे जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने पहले से एक ब्लड पपिट को गांव में बेच रखा था जो कि पर्पल चस्टी नाम की 5th लेवल पर है। जो सुनकर जियन कहता है डैम, सीनियर ब्रदर भी तो उसी गांव में है, इसका मतलब वो खतरे में है। फिर हमें सीन चेंज करके हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा है
तब भी वो ब्लड पपिट खिड़की को खोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन वो पपिट जब बेड पर देखता है वहां पर कोई नहीं होता। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसकी बाजू के कमरे में सो रहा होता है और वो बोलता है, अब भी मुझे तुम्हारे साथ लड़ने का कोई मूड नहीं है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं मेरा नींद को खराब नहीं करना चाहता। तब भी वो ब्लड पपिट उस दीवार को तोड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की कमरे के अंदर आ जाता है और वो बहुत जोरों से दहाड़ने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगती है, जिसे देखकर वो ब्लड पपिट सदमे में चले जाती है और बोलता है, आखिर ये क्या कर रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, आखिर किसी के कमरे में आने का ये कौन सा तरीका है? क्या तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था मुझे अभी लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। तो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मेरे वीडियो को जब देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पिछली एपिसोड में हमने देखा था वो ब्लड पपिट हमारे मेन कैरेक्टर की कमरे को तोड़ के उसके अंदर आ गई थी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से सीन चेंज करके जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि उस परमिशन के बाहर काफी सारी धमाका होने लगती है। फिर हमें सीन चेंज करके परमिशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जियान अपने शॉट से एक के बाद एक स्लैश को उस ब्लड पपिट के ऊपर करने लगती है और वो सारे स्लैश बहुत तेजी से उस ब्लड पपिट की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वो ब्लड पपिट अपने हाथ में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और वो उस स्लैश अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है। लेकिन तब भी जिन्यून पीछे से उस पपिट के ऊपर अपना स्टिक से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पपिट अपने सिर्फ एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता है, जिस वजह से वहां से काफी शॉक होए बाहर निकलने लगती है। और उसी वक्त वो पपिट जिन्यून के स्टिक को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर बहुत जोरों से दे मारता है, जिस वजह से वहां पर एक धमाका भी होता है, जो देखने के बाद फैंग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने पर्पल क्लाउड सील टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से फैंग के अंदर से काफी सारी पर्पल कलर की सेन बाहर निकलने लगती है और वो सभी सेन जाके उस पपिट को चारों ओर से जकड़ लेता है, जिस वजह से उस पपिट को बहुत गुस्सा आता है और वो पपिट बहुत जोरों से एक दहाड़ लगाती है और उस दहाड़ के कारण उस पपिट के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो चेन एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि एक खतरनाक स्लैश अटैक उस पपिट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और वो अटैक जाके सीधा उस पपिट को बीच में से चीर देता है। और तब भी हम देखते हैं कि उस अटैक को असल में जियन ने किया होता है और वो बहुत गुस्से में उस ब्लड पपिट की तरफ ही देख रहा है। लेकिन हमें उस ब्लड पपिट को दिखाया जाता है जो कि दो भागों में भाग होने के बाद भी अपने आप को फिर से जोड़ लेता है और वो पपिट कूल एटीट्यूड के साथ खड़े होकर सिर्फ हंसने लगती है, जो देखकर जियन कहता है, आखिर ये क्या है, ये इसने कैसे किया। लेकिन तब भी वो ब्लड पपिट जियन को इग्नोर करके फैंग के ऊपर अपना एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से फैंग बहुत जख्मी होकर बहुत दूर जाके गिर जाता है, जो देखकर जिन्यून बहुत घबरा जाती है और वो फैंग को पुकारने लगती है
और हमें पेन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और उसकी माथे से बहुत खून निकल रहा होता है। ये सभी देखकर जेन्यून काफी गुस्से में उस ब्लड पपेट से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेन को चोट पहुंचाने की। इतना बोलने के बाद जेन्यून उस ब्लड पपेट के ऊपर अपना हमला करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है और जेन्यून उस ब्लड पपेट की पीठ पर अपना स्टिक से बहुत जोरों से दे मारता है, जिस वजह से वो ब्लड पपेट बहुत दूर जाने लगती है। लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे करके संभाल लेता है और तब भी जेन्यून के पास जियान आ जाता है और जियान जेन्यून से कहता है, ये ब्लड पपेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो अपने आप को रीजेनरेट भी कर सकता है। उसे हराने के लिए हमें कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम बहुत ही जल्दी थक जाएंगे और उसके हाथों मारे जाएंगे। तब भी जेन्यून विस्मय कहता है, मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से हम उसे एक ही बार में मार सकते हैं। जो सुनकर जेन्यून खुश हो जाता है और बोलता है, तो देरी किस बात की। लेकिन तब भी जेन्यून कहता है, उस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। जियान, क्या तुम कुछ वक्त के लिए उस ब्लड पपेट को संभाल सकती हो। ये सुनने के बाद जियान सीधा उस ब्लड पपेट के सामने जाके खड़ी हो जाता है और जियान जेन्यून से कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम अपने टेक्निक को जल्दी से तैयार करो, समझे। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि परमिशन के बाहर से सभी चीजों को देखने लगता है और वो एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास जितनी भी तरीका है तुम यूज कर लो, देखते हैं आखिर तुम लोग क्या कर पाती हो। क्योंकि जो मेरा ब्लड पपेट है उसकी ताकत के बारे में तुम्हें नहीं पता और कुछ देर बाद तुम लोग मेरी सैक्रिफाइस बन जाओगी। हा हा हा। तब भी उस एल्डर को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो हंसने लगती है और वो एल्डर कहता है, क्या मेरा दूसरा पपेट ने इतनी जल्दी सबका काम तमाम कर दिया। फिर वहां से सीन चेंज करके हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लड पपेट को मार के उसका कचुम्बर बना दिया है। और तब भी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर मैंने इस पपेट को मार दिया तो उस एल्डर को इसके बारे में पता चल जाएगा और मैं तो आराम से सो रहा था, तो तुम्हें मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत क्यों पड़ी। खामोखा मेरे हाथों पीट गई तुम। जो भी है तुम्हारा पपेट मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। यह कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे बाल से पकड़ के घसीटते हुए देयर के पास ले आया है, जहां पर हम उसी जगह को देखते हैं जिधर जियान के साथ उस एल्डर की फाइट चल रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस पपेट को अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से हवा में उठा देता है और उससे कहता है, तुम उसी जगह से आई हो ना। लेकिन वो पपेट कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर के हाथों मार खाने के बाद उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस फॉर्मेशन के ऊपर अपनी आंखों की मदद से निशाने को लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लड पपेट को उस फॉर्मेशन की तरफ बहुत जोरों से फेंक देता है। और उस ब्लड पपेट को फेंकने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे काम पर जाने के लिए सिर्फ कुछ टाइम बचा है। जो भी हो, चलो चल के देखते हैं कि कोई कमरा खाली है कि नहीं। फिर वहां से सीन चेंज करके हमें उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है
जिधर वो ब्लड पपिट जिनियन के ऊपर काफी सारी फिस्ट से हमला कर देता है, लेकिन जियान अपने शॉट को सामने लाके उन सभी हमले को रोकने में कामयाब होता है। लेकिन उस हमले की इम्पैक्ट की वजह से जियान खिसकते हुए काफी पीछे चले जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और उस अटैक को रोकने की वजह से हम देखते हैं कि जियान काफी जख्मी हो जाता है। और तब भी जियान कहता है, आखिर इतनी देर तक लड़ाई करने के बाद भी इस पपिट की ताकत कम होने की बजाय कैसे बढ़ रही है। फिर हमें उस फॉर्मेशन के बाहर उस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि जियान से कहता है, जैसा कि मैंने किंग ऑन शॉट सेट की डिसाइपल से उम्मीद की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। तुमने बहुत अच्छा टक्कर दिया मेरे ब्लड पपिट को। देखते हैं तुम्हारे अंदर और कितनी ताकत है। इतना बोलने के बाद वो एल्डर अपने ब्लड पपिट से कहता है, जल्दी से इस लड़ाई का खत्म करो। जो सुनकर वो ब्लड पपिट जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस ब्लड पपिट को अपनी तरफ आते देख जियान जिनियन से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अब और उसे रुक नहीं सकती। तब भी हमें उस एल्डर के पीछे वही ब्लड पपिट को दिखाया जाता है, जिसे कि हमारा मेन कैरेक्टर ने फेंका था, जो कि बहुत तेजी के साथ उस फॉर्मेशन की तरफ आ रही होती है। जिसे देखने के बाद वो एल्डर कहता है, आखिर ये क्या है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो ब्लड पपिट सीधा उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसके अंदर जाने लगता है और वो ब्लड पपिट अंदर जाके सीधा दूसरे पपिट के साथ जाके टकरा जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों ओर धुआं फैल जाता है। धुआं हटने के बाद जब वो एल्डर और जियान नीचे की तरफ देखता है, उन दोनों के मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो दोनों ही ब्लड पपिट एक दूसरे से इतना जोर से टकराता है कि एक ब्लड पपिट का चिथड़े उड़ जाता है और दूसरा जमीन में आधे घुस जाता है। ये देखने के बाद वो एल्डर काफी बावला हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है। तब भी हमें जियान को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों ब्लड पपिट को मरा हुआ देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ये दूसरा ब्लड पपिट यहाँ पर है, इसका मतलब सीनियर ब्रदर सेफ है। और आखिर उस दूसरे ब्लड पपिट को किसने मारा? क्या एल्डर हमारी मदद करने के लिए आ गई है? फिर हम उस एल्डर को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या इन लोगों की मदद करने के लिए इनकी सेट की एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं? अगर ऐसा है तो मुझे इन्हें जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वो सभी एल्डर यहाँ पर आ गए तो मैं भी खतरे में पड़ सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो एल्डर एक नया ब्लड पपिट को बनाने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा ब्लड बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर जियान कहता है, आखिर ये एल्डर अब क्या करना चाहती है। तब भी हमें जिनियन को दिखाया जाता है, जो कि आपने हमले को तैयार कर लिया और वो जियान से कहता है, सॉरी, मुझे इस अटैक को बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। जो सुनकर जियान मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। और तब भी हम जिनियन को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जिस एनर्जी को महसूस करके वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़की तो सिर्फ पर्पल चॉस की फुट लेवल पर है, लेकिन इस लड़के के अंदर से जो पावर बाहर निकल रही है वो पर्पल चॉस की 8 लेवल की है।
आखिर ये कैसे मुमकिन है? फिर हमें जीनियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पर्पल शैडो हेवनली टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उस नया ब्लैक पपिट के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में वो ब्लैक पपिट जीनियन के हमले के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही हमला बहुत जोरों से एक दूसरे से टकरा जाती है और वो दोनों हमला एक दूसरे से टकराने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी सप्लाई बाहर निकलती है। के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जीनियन और उस ब्लैक पपिट की टकराने के कारण वहां पर एक काफी बड़ी धमाका होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर अपने नींद से उठकर खिड़की के पास जाके खिड़की को खोल के सुबह का ठंडा ठंडा हवा का आनंद ले रहा है। अब भी हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ से काफी ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है वहां पर कोई खेल रहा है क्या। लेकिन ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि जूनियर सिस्टर और वो दोनों डिसेबल पूरी रात मिशन कंप्लीट करने में लगी रही है और जो डेमन से ट्रेल्टर है उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पॉकेट में से घोड़ी को निकल के टाइम देखने लगती है। फिर हमें सीन चेंज करके उसी परमिशन का सीन दिखाया जाता है, जिधर जीनियन और उस ब्लैक पपिट की हमले की वजह से वो परमिशन आधी डिस्ट्रॉय हो गई है और वहां पर एक बहुत बड़ी गड्ढा भी बन चुकी है। और हमें जीनियन को दिखाया जाता है जो कि काफी मेहनत के बाद फाइनली उस ब्लैक पपिट को खत्म कर दिया है, लेकिन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जीनियन काफी थक जाता है और वो जैसे तैसे करके अपने स्टिक को पकड़ के अपने आप को संभालता है। और तब भी जियन पीछे से कहता है, क्या ही तो ताकत थी जीनियन तुम्हारी उस बार में। फिर पीछे से फैंग जियन से कहता है जीनियन ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो पर्पल स्पिरिट सेट का एक यूनिक टेक्निक है। इस टेक्निक की खास बात यह है कि ये टेक्निक हमारे अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे एक जगह पर इकट्ठा करके एक ही बार में उसे ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज भी है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद हमारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और उसे रिकवर करने के लिए वक्त लगती है। इतना कहने के बाद फैंग जीनियन के पास जाके उसे संभाल लेता है। फिर जीनियन जियन के पास आके उसे कहता है, हमारे मदद करने के लिए तुम्हारी शुक्रिया। जो सुनकर जियन कहता है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए। तब भी वो एल्डर उन तीनों से कहता है, तुम तीनों लिटिल ब्रस्टर्ड कहीं के। उस एल्डर को देखने के बाद जीनियन कहता है, अब सिर्फ ये एल्डर बचा है। फिर वो एल्डर गुस्से से उन तीनों से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी पपिट को खत्म करने की? क्या तुम्हें पता है मैंने इन्हें बनाने के लिए कितने सालों तक मेहनत की थी? और तब भी उस एल्डर को देखने के बाद जीनियन उससे लड़ाई करने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, जो देखकर फैंग कहता है, सिस्टर जीनियन आपको अभी आराम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने उस अटैक में अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को गवा दिया है। लेकिन तब भी बीच में जियन कहता है, तुम दोनों रेस्ट करो। और बात रही इस एल्डर की, तो मैं इसे देखता हूँ। इतना कहने के बाद जियन अपने शॉट को बाहर निकल के
उस एल्डर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इन तीनों की ऐसी बातों को सुनकर वो एल्डर कहता है, आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाएगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद वो एल्डर अपने एनर्जी से 2 पंजा बना के उससे जियन की तरफ अपना हमला कर देता है, जिसकी जवाबी हमले में जियन अपनी किंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन हाथों की तरफ एक स्लैश मारता है, जो कि सीधा जाके उन दोनों पंजे से टकरा जाती है और वो स्लैश उन पंजों को बीच में से काटते हुए उस फॉर्मेशन से जाके भी टकरा जाती है। और तब भी हम देखते हैं कि वो दोनों पंजा जियन की सार के करीब आके रुक जाता है और वहां पर थोड़ी देर के लिए काफी खामोशी छा जाती है। फिर जियन कोल्ड लुक से उस एल्डर को देखने लगती है, जो देखने की बाद वो एल्डर कहता है, तुमने जो स्लैश मारा है वो काफी ताकतवर था। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास और क्या क्या है। लेकिन हमें जियन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है डिस्ट्रॉय। जियन की डिस्ट्रॉय कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे टूटने लगती है और कुछ देर बाद वो फॉर्मेशन पूरा टूट जाता है, जो देखने के बाद वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, फॉर्मेशन के अंदर जो गैप बनी है, असल में ये जियन वहीं पर ही अपना हमला किया था, इसी वजह से इतनी आसानी से मेरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई। फिर वो एल्डर काफी गुस्से में बोलता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था तुम लोग मुझे इस हद तक मजबूर कर दोगे। इतना कहने की बाद वो एल्डर अपने हाथों में एनर्जी का इकट्ठा करके उसे अपने माथे में इंजेक्ट कर देता है, जो देखने की बाद जिन्यून काफी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये एल्डर अब क्या करने वाले हैं। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि किसी तरह से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रही है, जो देखकर जियन बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये एल्डर फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इसे जल्दी रुकना पड़ेगा। इतना कहने की बाद जियन उस एल्डर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तब भी पीछे से कोई जियन के ऊपर अपना हमला करके उसकी सारी एको पॉइंट को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से जियन की सारी स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक हो गया है। लेकिन जब जियन पीछे मुड़कर देखती है, वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन्यून और फैंग फिर से ब्लैक पॉपिट में कन्वर्ट हो गई, जिसे देखने के बाद जियन कहता है, आखिर इनके साथ अब क्या हो गया है। तब भी वो एल्डर कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था मेरी ब्लैक पॉपिट टेक्निक को तोड़ना इतना आसान है। फिर वो एल्डर जिन्यून और फैंग को कहता है, जियन को पकड़ के मेरे पास ले आओ, जिसे सुनने की बाद जिन्यून और फैंग जियन को अपने एनर्जी से जकड़ के उस एल्डर के पास ले आया होता है और वो एल्डर जियन से कहता है, तुम्हारा जो टैलेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी एक बच्चे से ज्यादा खुश नहीं हो और मैं तुम्हें अब सेक्रीफाइस कर दूंगा। इतना कहने की बाद वो एल्डर अपने एनर्जी को इकट्ठा करके एक एनर्जी का पंजा बनाने लगते हैं और वो जियन से बोलता है, मेरी जो हेवन डिफाइनिंग ब्लड फॉर्मेशन है उसके लिए तुम आप तुम्हारा सेक्रीफाइस दोगे। इतना कहने की बाद वो एल्डर जियन को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर जियन अपने आंखें को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, मुझे माफ कर देना सेट लीडर। सेट का सीनियर डिसेबल होने के बाद भी इस डेमोनिक सेट की एल्डर से हमें हार गई और सीनियर ब्रदर हुआ, आप भी मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं फिर से लापरवाह हो गई। फिर हमें उस पंजे को दिखाया जाता है, जो कि जियन को मारने के लिए उसकी बहुत ही करीब आ चुकी थी। तब भी कोई जोरों से उस एल्डर से कहता है, रुक जाओ, और हमें उस एल्डर के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उस एल्डर से कहता है,
इसी वक्त मेरी सीनियर सिस्टर को आजाद कर और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जियान काफी हैरान हो जाता है, लेकिन वो एल्डर कहता है आप साला कौन आ गया, और इसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ इस विजुअल पैलेस रिलम पर है। आखिर किंग उनसेट का वो एल्डर कहाँ है जिसने कि मेरे दूसरे ब्लड पपिट को मारा था, और इसके साथ ही वो एल्डर चारों तरफ किंग उनसेट के एल्डर को ढूंढने लगती है, जो देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर से कहता है इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ। और हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर देख के चिंता में आ जाती है, और वो रोते हुए कहता है आप इसे हरा नहीं सकती, तो आप यहाँ पर अकेले क्यों आई हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाइए सीनियर ब्रदर। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक डेविल से स्मेल देते हुए कहता है तुमने मेरे फाइट के बीच में दखल देके अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। ये बोलने के बाद वो एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक चुटकी बजाते हुए कहता है डिस्ट्रॉय, और हमारे मेन कैरेक्टर की डिस्ट्रॉय कहते ही हम देखते हैं कि जो पंजा जियान को लगने वाली थी वो पंजा उसी जगह पर ही खत्म हो जाता है, जो देखने के बाद वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है, और हमें जिन और फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन तब भी वो एल्डर काफी हैरान होकर बोलता है ये जो ब्लड पपिट शिप थी उसे मैंने मेरी खुद की वाइटल एसेंस और ब्लड से बनाया था, ये ऑर्डिनरी ब्लड पपिट सीट से काफी ताकतवर था, यहाँ तक भी अगर किसी के पास कोई पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर भी होगा या कोई पावरफुल सीक्रेट टेक्निक भी होगी, वो भी मेरा इस ब्लड पपिट सीट को इतनी आसानी से हटा नहीं सकता। फिर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ अपना चेन से हमला करके उसे जकड़ लेता है, और फैंग उस एल्डर से कहता है तुम अपना बकवास बातें बंद करो, और तब भी फैंग के साथ जियान भी अपना स्टिक को बाहर निकलता है और पीछे से उस एल्डर के ऊपर अपना स्टिक से दे मारता है, जिस वजह से वो एल्डर आसमान से सीधा जमीन पर जाके टकरा जाती है, और वहां पर एक काफी बड़ी धमाका होती है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर को देखने के लिए नीचे आती है, अब भी जियान हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके उससे पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रही है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर जियान हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ पूछ रहा होती है। तब भी पीछे से जिनयून हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है आखिर मैं और फैंग फिर से कैसे ब्लड पपिट में कन्वर्ट हो गए। जो सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे जवाब देते हैं मैंने सिर्फ एक छोटा सा गेम खेला है, क्योंकि जब मैं तुम दोनों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से ब्लड पपिट सीट को निकल रही थी, तब मैंने देखा था जो ब्लड पपिट सीट की रूट्स थी वो तुम दोनों की ट्रू स्पिरिट के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे डर था अगर उस रूट को मैं तब भी निकल लेती तो तुम दोनों की ट्रू स्पिरिट डैमेज हो सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ उस रूट की आउटर लेयर को ही काट के निकल दिया था। इसका बोलने की ये मतलब है तुम दोनों को कभी भी ब्लड पपिट में कन्वर्ट हो सकती हो, इसलिए मैंने तुम दोनों की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अपने सॉर्ड ऑरा को छोड़ा। और जैसे ओ एल्डर तुम दोनों की ब्लड पपिट सीट को फिर से एक्टिवेट किया है, ठीक उसी वक्त मेरी सॉर्ड ऑरा ने तुम दोनों के अंदर जो ब्लड पपिट सीट की रूट्स थी उसे पूरी तरह से काट दिया था।
तो लगता है कि तुम्हें अब मेरी पूरी बात समझ आ गई है। जो सुनने की बात जिन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, आपने जो तरीका यूज किया है तो काफी हैरान कर देने वाली है। सच में मैंने आप जैसा अब तक कोई बंदा नहीं देखा। लेकिन तब भी पीछे से जियान कहता है, सीनियर ब्रदर, आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो। और इसे बोलते हुए जियान काफी निराश हो जाता है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? तो तुमने अपना मुंह क्यों फुलाया हुआ है? क्या तुम इस वजह से निराश नहीं हो ना कि तुमने बैटल में किसी को नहीं मार पाया? लेकिन तुम ये जानती हो क्या, इस डेमोनिक सेट के एल्डर को हराने की सबसे बड़ा योगदान तुम्हारी है? जो सुनकर जियान कहता है, हाँ क्या सच्ची में? और उसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर जियान की तारीफ करते हुए बोलता है, तुमने जो उस एल्डर के सामने अपना स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक होने का एक्टिंग किया है वो काफी कमाल का था। मैंने सोचा नहीं था आप एक्टिंग करने में भी इतना माहिर होगे। और तब भी जिनयून और फेंग पीछे से कहता है, सीनियर सिस्टर, अगर आप नहीं होती तो हम उस एल्डर के सामने तो टिक ही नहीं सकती थी। जो सुनकर जिनयून खुशी से बोलता है, क्या मैंने ये सब किया? हाँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा कम है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था सीनियर ब्रदर इतना समझदार निकलेंगे। लगता है उनकी जो दिमाग है वो उन्होंने आइंस्टाइन से चुराया है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है, अगर मैं मिशन जल्दी कंप्लीट कर दूंगा तो क्या मुझे जल्दी ब्रेक मिल सकता है? लेकिन तब भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, जो हेवन ब्लड रिफाइनिंग एरे है वो फिर से कैसे एक्टिवेट हो गया? लगता है कि वो एल्डर अभी तक जिंदा है। और तब भी हमारी मेन कैरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, मैं जानती थी मेरा साथ कभी भी कोई चीज अच्छा नहीं होता। मैंने सोचा था जल्दी से इस एल्डर का काम तमाम करके मैं रेस्ट पर जाऊंगा। तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि फिर से उठ जाता है और वो एल्डर उन दोनों मरे हुए ब्लड पपिट की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। जिसे देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, आखिर ये एल्डर इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब क्यों कर रही है? तब भी हम देखते हैं उस एल्डर ने अपने अंदर से एक भाले को बाहर निकल रही है और भाले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है। जो देखने की बात जियान कहता है, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलने की बात जियान अपने किंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एल्डर की तरफ अपना हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वो हमला उस एल्डर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है, हा हा हा, तुमने बहुत देर कर दी। यह बोलने के साथ ही वो एल्डर उस भाले को अपने हाथ में पकड़ के जियान की वो हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और वो जियान से बोलता है, जो हेवन ब्लड एरे है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गई है। और वो एल्डर को अपना हमला आसानी से रुकता हुआ देख जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, मैंने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वो एल्डर मेरे हमले को इतनी आसानी से रोक लिया। और तब भी बैंक पीछे से कहता है, हम सभी की सभी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और बात रही इस एल्डर की, तो हम उसे बाद में देख लेंगे। जो सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सभी वहां से निकलने लगते हैं। और तब भी हमारे मेन कैरेक्टर उन सभी से कहता है, तुम लोग पहले यहाँ से निकल लो,
लगता है मुझे इस लड़ाई में उतरना ही पड़ेगा। जो सुनने के बाद वो सभी काफी हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, आखिर आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहाँ पर किसके इंतजार कर रहे हैं सीनियर ब्रदर? चलिए जल्दी से भागिए यहाँ से। लेकिन तब भी वो एल्डर अपना स्पिरिचुअल बॉडी को क्रिएट करके जियांग, जिन्यून, फेंग और हमारे मेन कैरेक्टर इन चारों को ही पकड़ लेता है और वो एल्डर उन सभी को पकड़ के कहता है, क्या तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन अफसोस, अब तो तुम लोग सीधा हिल पर ही जाओगे। और तब भी जिन्यून कहता है, डैम, हम ये किस मुश्किल में फंस गए और मेरे पास तुम कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बचा ही नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ से आजाद हो सकती। और तब भी फेंग भी कहता है, क्या इस एल्डर को मारने की कोई तरीका नहीं है? लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस एल्डर की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकल रही है और उसके साथ वो एल्डर पर्पल चौसरी नाम की 5th लेवल से सीधा 8th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जियान काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये एल्डर सीधा पर्पल चौसरी नाम की 8th लेवल पर पहुंच गया? फिर हमें जिन्यून को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, अब हम लोग क्या मारे जाएंगे? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये एल्डर दोबारा से कैसे हेवन ब्लड रिफाइनिंग एरे को बनाया है? जिसकी जवाब में फेंग बोलता है, इसने अपने दोनों ब्लड पॉकेट की पावर को एब्जॉर्ब करके उस परमिशन को दोबारा बनाया है। जो सुनकर वो एल्डर कहता है, हाँ तुमने सही बोला बच्चे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद जिन्यून हैरान हो जाता है और कहता है, वो दोनों पॉकेट तो इनक्रेडिबली पावरफुल थी और इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये एल्डर अभी तक कैसे जिंदा है? इसे तो अब तक ब्लास्ट हो जाना चाहिए। क्या ये एल्डर वो तो नहीं है जो मैंने सोचा था? जो सुनकर वो एल्डर कहता है, हाँ तुमने सही सोचा है, मैं खुद भी सैक्रिफाइस ऑफरिंग बन सकती हूँ। ये सीक्रेट रिफाइनिंग डेमन सोल्जर और पूरी डेमन वर्ल्ड पर डोमिनेट करने की मेरा पहला कदम है। जो सुनकर फेंग और जिन्यून हैरान हो जाता है और जिन्यून कहता है, ये सीक्रेट रिफाइनिंग डेमन सोल्जर क्या होता है? लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि घोड़े की तरफ देख के गिनती कर रही होती है। जो देखकर जियान कहता है, सीनियर ब्रदर, आखिर अब क्या कर रही है? लेकिन फिर से हमें फेंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मैंने एक बार एंशिएंट बुक में देखा था, आज से लगभग 10,000 ईयर्स पहले डेमोनिक सोल्जर को देखा गया है और उस टाइम ये डेमोनिक सोल्जर काफी ताकतवर थी। उन लोगों ने अनगिनत कल्टीवेटरों को मारा है और ज्यादातर टेरिटरी को अपने अंदर ले लिया है, जिस वजह से जोहोंग रीजन की जो सबसे बड़ी टेरिटरी थी उनके अंदर जो लोग इमोर्टल रिलम पर पहुंच गई है वो सभी एक साथ हाथ मिलाकर उन डेमोनिक सोल्जर से फाइट करके उन्हें खत्म कर दिया था। जो सुनकर वो एल्डर कहता है, क्या ही तो बात है, मैंने सोचा नहीं था तुम एंशिएंट कहानी के बारे में इतना सब जानती हो। और जब मैं इस भाले के अंदर मेरी ब्लड डालूंगा और उसे रिफाइन करूंगा तब मैं एक सीक्रेट रिफाइनिंग डेमन सोल्जर ग्रो कर सकती हूँ। और तब भी वो एल्डर अपने भाले को ऊपर उठा के बोलता है, आज मैं तुम चारों को सेक्रीफाइस करके डेमन फीटस सेरेमनी को चालू करूंगा। लेकिन तब भी वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये आवाज कैसी थी? और हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मेरा काम करने का टाइम आ गया है। जो सुनकर वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या काम करने का टाइम? लेकिन तब भी हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है
जो कि उस एल्डर के ऊपर अपना एक नॉर्मल सी स्लैश अटैक करती है। वो स्लैश इतना ज्यादा ताकतवर थी वो डेमन पेटस को वही पूरी एक ही झटके में खत्म कर देती है। और हमारी मेन कैरेक्टर उससे कहता है तुम्हारी मौत का टाइम आ चुके हैं। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।